ने ईरान से समझौते को लेकर फिर से खौफनाक घोषणा कर दी है। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर समझौते में उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो ईरान पर बम गिरने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने ऐलान किया है अब सीधे ईरान लीडरशिप के सिर पर बमबारी होगी। इधर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर भयानक हमला कर ईरान को भड़का दिया। ईरान ने चेतावनी दी कि इजराइल पर जल्द संयुक्त देशों का हमला हो सकता है। ट्रंप का सख्त फैसला, नेतन्याहू ईरान समझौते से आउट। ट्रंप का सख्त फैसला, नेतन्याहू को समझौते की शर्त नहीं बताई। ट्रंप का सख्त फैसला, इजराइल कार्ड्स को नहीं दिया वीजा। नेतन्याहू को युद्ध में अकेले छोड़ा। ट्रंप के सौजन्य से खाड़ी में एक नया वॉर जोन तैयार है। यहां ईरान और लेबनान से ज्यादा विस्फोटक और विध्वंसक युद्ध फाइनल हो चुका है, क्योंकि तुर्की के हथियार होंगे। जुलानी और अल शरा हमला करेंगे। इजराइल में हाहाकार होगा। नए वॉर जोन में ईरान को इजराइल की तबाही दिखाई दे रही है। खाड़ी में इजराइल के दुश्मनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि ट्रंप इजराइल पर भड़के हुए हैं। ट्रंप नेतन्याहू से नाराज हैं। ट्रंप नेतन्याहू की जगह सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा और कमांडर जुलानी को अपना वॉर कमांडर बनाने जा रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को सलाह दी है कि वो हिजबुल्लाह के सफाई का काम छोड़ दें। ट्रंप ने इस मिशन के लिए अहमद अल शरा को ज्यादा भरोसेमंद बताया है। That I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो इजराइल के लिए अब अपना एक भी हथियार खर्च नहीं करेंगे। ट्रंप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि उन्हें अब नेतन्याहू के किसी युद्ध से कोई मतलब नहीं। क्या यही वजह है कि ट्रंप ईरान से डील की सबसे जरूरी बातें किसी को नहीं बता रहे? ईरान अमेरिका डील के मसौदे को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के शांति समझौते पर 19 जून को जिनेवा में आधिकारिक हस्ताक्षर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक डील का ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि सऊदी मीडिया आउटलेट अल अरबिया ने दावा किया कि उनके पास समझौते की कॉपी है। अल अरबिया ने दावा किया कि डील ड्राफ्ट में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें प्रतिबंधों में ढील, अमेरिकी सेना की वापसी और परमाणु प्रोग्राम से जुड़े कई कदम भी शामिल हैं। समझौते में ईरान को 300 अरब डॉलर की फंडिंग का इंतजाम का जिक्र है, जिसे ईरान युद्ध का हर्जाना बताया जा रहा है। ट्रंप ने 300 अरब डॉलर मुआवजे वाले दावे को झूठा कहा है। Is the text of the agreement now final, or are you still? No, it's false. That people, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents, and people can decide to do that, but that's up to them. I mean, do you want me to say nobody's ever allowed to invest in a country? I'll say it with Egypt. Nobody's allowed to invest in Egypt. Am I supposed to say that? I'm asking whether we are not investing in it, and we do not have a fund. लेकिन ये बात कई सोर्सेज से बार बार सामने आई और इसीलिए डाउट बढ़ता जा रहा है। अगर ईरान ने 300 अरब डॉलर हर्जाना हासिल कर लिया तो फिर युद्ध में वो विन विन सिचुएशन में आ सकता है, क्योंकि इजराइल को रोकने के लिए अब ईरान को जोर लगाने की जरूरत नहीं। इजराइल अब सीरिया फ्रंट पर उलझ सकता है। Gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. क्योंकि सीरिया में वही होता है जो एर्दोआन चाहते हैं, क्योंकि कमांडर जुलानी एर्दोआन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से कुख्यात थे। कमांडर जुलानी
हयात तहरीर अल शाम, जिसे कि HTS कहा जाता है, इसके टॉप कमांडर थे। HTS के लड़ाकों ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया था। बशर के तख्ता पलट का मास्टरमाइंड एर्दोआन को बताया जाता है, जिन्होंने कमांडर जुलानी को हर तरह से मदद पहुंचाई। लेकिन जब सीरिया में बशर और जुलानी का युद्ध भड़का तो इजराइल ने सीरिया में अपने बफर जोन का विस्तार किया। इजराइल ने सबसे अहम मोर्चे माउंट हॉर्मोन तक सैन्य तैनाती कर दी, जहां से इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरान पर जबरदस्त हमले किए। लेकिन तुर्की को सीरिया में इजराइल का कब्जा बर्दाश्त नहीं है। अब ट्रंप के दिए ऑफर से कमांडर जुलानी और एर्दोआन को इजराइल से बदला लेने का सही मौका मिल गया है। तुर्की, सीरिया, लेबनान और ईरान का गठबंधन इजराइल पर भयानक हमले का प्लान बना रहा है। इजराइल पर ईरान बहुत भारी पड़ने लगा है। ट्रंप की बेरुखी ने नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। ईरान से डील करने के लिए बेचैन ट्रंप ने इजराइल पर 14 सख्त फैसले लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला युद्ध के मैदान में इजराइल का साथ न देने का है। ट्रंप कह चुके हैं कि अगर वो नहीं होते तो इजराइल नहीं बचता। ट्रंप बता चुके हैं कि ईरान को उन्होंने रोके रखा, नहीं तो इजराइल तबाह हो जाता। लेकिन अब ट्रंप किसी को रोकने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ ईरान से समझौता चाहते हैं। No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their When head. do you expect the wording? If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. उन्होंने ईरान से युद्ध करके देख भी लिया। ईरान को हरा पाना नामुमकिन है, इसीलिए ट्रंप मजबूरी में अब डील कर रहे हैं। लेकिन इजराइल 5 फ्रंट पर अकेले युद्ध लड़ता चला जा रहा है। लेबनान, यमन, सीरिया, गाजा और ईरान। फिलहाल लेबनान को इजराइल सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है। सवाल ऐसे में ये, क्या इजराइल की बमबारी से बेरूत फिर फटने वाला है? बेरूत में क्या फिर हाहाकार मचेगा? क्या हिजबुल्लाह पर कहर बनकर बरसेंगे बंकर बस्टर बम? लेबनान पर इजराइल के जून वाले कहर का बड़ा सिग्नल मिलने लगा है। तो क्या भयंकर हमले के साथ लेबनान पर टूटेगा जून कहर? और अब शामत आने वाली है हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की, जिसको खत्म करने की गारंटी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी है। इजराइल के दुश्मनों की अकड़ ढीली नहीं पड़ी है। हमास, हूथी और हिजबुल्लाह सही मौके के इंतजार में हैं। मगर नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन सीरिया के सर्वे सर्वा अहमद अल शरा उर्फ कमांडर जुलानी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के खासम खास कमांडर जुलानी सीरिया से इजराइल को भगाने का मिशन ऑन कर चुके हैं। कमांडर जुलानी के कट्टर लड़ाकों का पावर शो जब शुरू होगा, तब इजराइल आखिर क्या करेगा? अगर इस गठबंधन को ईरान के लड़ाका फोर्स ने ज्वाइन कर लिया, तब नेतन्याहू के पास बचने के सभी रास्ते बंद हो सकते हैं। हिजबुल्लाह और हूथी का डेडली गठबंधन इजराइल की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स अब भी बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह किया जा सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को कभी उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, देखिए वो अड्डे, हिजबुल्लाह का ये रॉकेट गोदाम जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इसके आगे हिजबुल्लाह के पास है फजर 3 नाम का रॉकेट। रेंज है इसकी 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फजर 5 रॉकेट।
इसकी रेंज है 75 किलोमीटर। टारगेट पर यह 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। ये टारगेट पर 75 सेकंड में फंसता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन ले। हिजबुल्लाह के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट पहले ही कहर मचा चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल भी हैं जो सीधे तेल अवीव को टारगेट कर सकते हैं। इसी वजह से नेतन्याहू लेबनान पर हमले बंद नहीं कर रहे हैं, जिससे साफ है कि ईरान अमेरिका समझौते के बाद भी खाड़ी में बारूदी धमाके बंद नहीं होने वाले। ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल जितनी मुश्किलों में घिरेगा उतने ही घातक हमलों से बदला लेगा। और ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी, समझौते पर तनाव बढ़ा है। बमबारी की धमकी से हलचल पैदा हो गई है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी चेतावनी दी। मध्य पूर्व में संकट गहरा गया है। जंग के बीच जेलेंस्की G7 की बैठक में शामिल होने फ्रांस पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन से समझौता करने की सलाह दी। उधर G7 की बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध और यूक्रेन की मदद पर सहमति बनी है। इस बीच रूस ने जापोरिजिया में बड़ा हमला कर दिया, जबकि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से मॉस्को की रिफाइनरी में आग लग गई। G7 की बैठक से निकली एक तस्वीर और उसी तस्वीर ने मॉस्को से लेकर कीव तक हलचल बढ़ा दी है। क्या पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए कोई नया गेम प्लान तैयार कर लिया है? क्या ज़ेलेंस्की को ऐसा बैलिस्टिक कवच मिलने वाला है जो 2030 तक युद्ध को जिंदा रख सकता है? और क्या पुतिन के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते बचेंगे, समझौता या फिर और बड़ा युद्ध? यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन की मार से मॉस्को में आग लगी हुई है। काले धुएं से चारों तरफ तबाही का तूफान है। जापोरिजिया में रूस के मिसाइलों ने कहर बरपा दिया है। हमलों के बाद इमारतें जलने लगी और रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी। उधर जंग के बीच G7 के मंच पर रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा हो रही है। G7 के नेताओं ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। यूरोपियन यूनियन और G7 की ताकत से क्या ज़ेलेंस्की 4 साल और जंग में टिके रह पाएंगे या पुतिन यूरोप की मदद पहुंचने से पहले ही यूरोप पर परमाणु गोला दाग देंगे? ऐसे यूरोप की मदद मिलने से पहले ही रूस ने यूक्रेन को बहुत तेजी से जलाना शुरू कर दिया है। रूस के हमले से जापोरिजिया में हर तरफ तबाही का मंजर है। सड़कों पर चारों तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के फायर फाइटर इमारतों में लगी आग को बुझाते दिखे। रेस्क्यू टीम बच्चों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते दिखी। जापोरिजिया के गवर्नर ने दावा किया कि शहर के 5 इलाकों को टारगेट किया गया, जिनमें एक रिहायशी इमारत, शॉपिंग सेंटर, एक शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचा है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने चौंकाने वाला दावा किया है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की क्यों कह रहे हैं कि पुतिन युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं? ज़ेलेंस्की ने क्यों कहा कि मॉस्को यूक्रेन की लंबी दूरी की ताकत महसूस कर रहा है?
और इन दावों के साथ ही जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और रूस के अंदर तक हमले की जानकारी दी। यूक्रेन का दावा है कि उनकी फोर्सेज ने मॉस्को को टारगेट किया और 500 किलोमीटर दूर एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन के लिए यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और मिसाइल यूनिट की तारीफ की है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को युद्ध के दबाव का अहम हिस्सा है। That we spoke about battlefield, we spoke about negotiations with Russians, potential negotiations with Russia. We spoke about middle strikes and long range, the situation with Russian losses, economy, and etc. Good news, first of all, that yes, Putin has to stop this war, and I have unanimity from all the leaders and EU presidents. So we had the unanimity that Russia is not winning and losing a lot of people. सवाल है कि आखिर जेलेंस्की को इतना भरोसा क्यों है? आखिर वो किस ताकत के दम पर कह रहे हैं कि रूस को सरेंडर करना पड़ेगा? यूरोप की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं और G7 देशों से मिल रहे समर्थन ने कीव का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। फ्रांस में हुई बैठक के दौरान यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर कई बड़े संकेत मिले। एयर डिफेंस से लेकर लंबी दूरी की क्षमता और सैन्य सहयोग तक पश्चिमी देश बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अमेरिका और जर्मनी की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे एडवांस सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। 160 किलोमीटर की रेंज में किसी भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को नष्ट कर सकता है। कीव और दूसरे शहरों की सुरक्षा में इसका सक्सेस रेट 70 से 90% रहा है। जर्मनी की IRIS-T SLM मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनों के हमले से 360 डिग्री कवर देता है। ये क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ बेहद कारगर है। नॉर्वे की नसेम्स भी मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। ये एक ही समय में 72 टारगेट को ट्रैक कर